गुड मॉर्निंग। मैं अनुपमा लाभे आपका सब्जेक्ट कंपनी लॉ लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके लिए पूरी तरह से नया टॉपिक है, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिए। और अभी आपके लिए क्लासरूम भी ओपन हुई है, जो क्लासरूम में आप हमें आपके अगर ये वीडियो देखने के बाद कोई डाउट्स होंगे तो वो आसानी से पूछ सकते हो, इसलिए वो क्लासरूम का उपयोग करो। इससे पहले ध्यान से देखो क्योंकि ये पूरी तरह से नया है, आपने अभी तक के 11th-12th में इसको पढ़ा हुआ नहीं है और इसके ऊपर यूनिवर्सिटी में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइवेट प्लेसमेंट। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे कि नाम ही बताता है, प्राइवेट यानी क्या होता है, पर्टिकुलर लोगों के लिए, पर्टिकुलर लोगों के लिए प्लेसमेंट यानी आपकी नौकरी वाली प्लेसमेंट नहीं है। ये जो प्लेसमेंट है वो हम लोग प्रतिभूतियों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे किसी को ऑफर देनी है तो मैं ऑफर किस तरह से, यानी कंपनी ऑफर किस तरह से और किसे देगी, ये बताया जाता है आपके प्राइवेट प्लेसमेंट में। जैसे कि प्राइवेट यानी क्या है, पर्टिकुलरली किसी को ही, पब्लिकली नहीं, बराबर है। तो हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में क्या व्याख्या दी गई है या इसका क्या आशय है। प्राइवेट प्लेसमेंट का आशय प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्ताव यानी आप जानते हैं ऑफर या आमंत्रण से है जो व्यक्तियों के चयनित समूह को, क्या है ये, व्यक्तियों के चयनित, यानी व्यक्ति ही होना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति कैसे है, चयन की गई हुई व्यक्ति है, चयनित समूहों को कंपनी द्वारा दिया जाता है। यानी क्या है, ये प्रस्ताव तो कंपनी द्वारा दिया जाता है, लेकिन कौन से व्यक्तियों को दिया जाता है या कौन से समूह को दिया जाता है, जो कि चयनित हो। और इनका चयन कहाँ पे किया जाता है, चयन किया जाता है जहाँ पे आम सभा ली जाती है, शेयर होल्डर के द्वारा ही, यानी अंशधारियों के द्वारा ही इनका चयन किया जाता है कि किन व्यक्ति के समूह को इस तरह का आमंत्रण या प्रस्ताव देना है। और प्रस्ताव किस लिए दिया जा रहा है, प्रतिभूतियों के लिए। यानी जब कोई आप सिक्योरिटीज जो है मार्केट में लाना चाहते हो लेकिन वो पब्लिक को नहीं देना चाहते हैं, तो प्राइवेटली उसका आप, यानी निजी तरीके से आप उसको देना चाहते हैं अपने अंशधारियों को, तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर आपको सार्वजनिक रूप से देना है तो आपके पास क्या है, प्रविवरण है, यानी ही प्रॉस्पेक्टस है। प्रॉस्पेक्टस क्या करता है, जनरल पब्लिक को आमंत्रित करता है कंपनी की प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए। लेकिन ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऐसा है जो चयनित समूह को दिया जाता है। और कौन सी कंपनी दे सकती है, प्राइवेट भी दे सकती है, पब्लिक भी दे सकती है। जैसे कि हमें मालूम है प्राइवेट कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है, बराबर है। तो जब वो प्राइवेट कंपनी अगर प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना चाहती लेकिन वो अपने शेयर्स तो अपने मेंबर्स को देती है, तब वो किसका उपयोग करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट का। और निजी कंपनी भी जब अपने प्रतिभूतियों को यानी आवंटित करना चाहती है लेकिन जनरल पब्लिक को नहीं, यानी सार्वजनिक नहीं, तो ऐसे समय वो भी किसका उपयोग करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट का। तो मेरे ख्याल से अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप अपने फिर से डाउट जो है मुझे पूछ सकते हो। दूसरा है, धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार किए बिना कोई प्रस्ताव, यानी इसके लिए, ये प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए कौन सी धारा का उपयोग किया है, धारा 42। अगर इस धारा के अनुसार अगर आपने प्रस्ताव या आमंत्रण नहीं किया होगा तो उस प्रस्ताव को क्या माना जाएगा, सार्वजनिक प्रस्ताव। समझ में आ गया। और आप जानते ही हैं कि प्राइवेट कंपनी यानी निजी कंपनी सार्वजनिक प्रस्ताव नहीं कर सकती, तो उसे कैसा माना जाएगा, अवैध माना जाएगा। लेकिन अगर सार्वजनिक कंपनी भी अगर धारा 42 में जो बताए हुए प्रावधान है उनके अनुसार अगर इसको नहीं आमंत्रित करती है तो उसे क्या समझा जाएगा, सार्वजनिक समझा जाएगा और उसे प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह का आमंत्रण करने के लिए कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी है। आवश्यकता की पूर्तता क्या होना चाहिए,
ऐसे है, इसमें बताया कोई भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट पत्र निर्गमन कर सकती है। मैंने अभी आपको बताया वो सार्वजनिक भी हो सकती है या तो क्या हो सकती है, निजी कंपनी भी हो सकती है, वो लिस्टेड भी हो सकती है या अनलिस्टेड भी हो सकती है, सूचित भी हो सकती है या जो सूचित नहीं है ऐसी भी कंपनी वो हो सकती है। तो ये सभी प्रकार की जो कंपनियां हैं वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कंपनी के सिक्योरिटीज की ऑफर जो है वो दे सकते हैं। दूसरा है सीमित व्यक्तियों को प्रस्ताव। पहले कहा गया था कि 50 लोगों तक के ही आप क्या कर सकते हो, इस तरह का प्रस्ताव दे सकते हो, लेकिन अभी इस 50 को बढ़ा के उन्होंने कितना किया है, 200। लेकिन ये 200 भी कैसे है, एक साल में, यानी एक फाइनेंशियल ईयर जो है आपका, उसमें एग्रीगेट में आपके 200 से ज़्यादा ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट आप ऑफर करें जिन व्यक्तियों को, वो नहीं होने चाहिए। आप कितने बार भी क्या कर सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट एक साल में दे सकते हो, लेकिन एक साल में वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 200 व्यक्तियों से अधिक लोगों को आपने इस प्रकार का पत्र निर्गमित करना हुआ नहीं चाहिए। यानी सीमित है ये, एक साल में आप 200 से ज़्यादा व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं कर सकते हो। कितनी लिमिट है, 200। पहले कितनी थी, 50, अभी उसको बढ़ा के कितना किया है, 200। जैसे हमने निजी कंपनी में भी देखा है 1956 में आपकी मैक्सिमम लिमिट क्या थी मेंबर्स के लिए, 50, अभी कितनी हुई है, 200, बराबर है। उसी तरह से प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए भी पहले कितनी थी, 50, अभी उसको एक साल में आप कितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो, 200 लोगों को, ठीक है। तीसरा है प्रस्ताव आमंत्रण को सार्वजनिक मानना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप धारा 42 के अनुसार आमंत्रण नहीं करते हो या पत्र निर्गमित नहीं करते हो तो उसे क्या समझा जाता है, सार्वजनिक प्रस्ताव माना जाता है। और जो कि अगर आपकी एक निजी आपकी सार्वजनिक कंपनी है तो वो खुल जाता है जनता के लिए, बराबर है। लेकिन अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो ये समझा जाता है कि आपने इसका उल्लंघन किया है वह है, और आप प्राइवेट कंपनी का जो आपका स्टेटस है उसे लूज कर सकते हो। इसलिए जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा केयर लेनी जरूरी है कि आपने जो प्रावधान धारा 42 के अंदर बताए हुए हैं उसका पूरा पालन किया हुआ है। फिर आगे क्या है, राशि का भुगतान। यानी जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट किया जा रहा है, कोई बोनस शेयर्स को इशू नहीं किया जा रहा है, यानी ही क्या है, ऑफर दी जाती है प्रतिभूतियों को उन व्यक्तियों ने खरीदने के लिए, तो जरूरी है कि उन्होंने राशि भी देनी चाहिए। तो ये जो राशि का वो जो भुगतान होगा वो किस तरह से होगा, चेक से भी हो सकता है, बैंक ड्राफ्ट से भी हो सकता है, लेकिन रोकड़ में नहीं। किसी भी हाल में आप किस में नहीं दोगे, रोकड़ में इसका भुगतान नहीं होना चाहिए, यानी कैश में आपको पेमेंट नहीं करना है। आप किसी भी तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड का भी उसमें उपयोग कर सकते हो, लेकिन कैश का उपयोग यहाँ पे आपको किसी भी हाल में करना नहीं है। और फिर बाद में है आवंटन का समय। जैसे कि आपने पहले क्या दिया है, निमंत्रण दिया हुआ है, तो लोगों ने आपके पास एप्लीकेशंस भेजी हुई है। ये एप्लीकेशंस जब आपके पास आ जाती है और आपने उसको देखा है पूरी तरह से, आपने प्रावधानों को पूरा किया हुआ है, तो आपको क्या देखना है कि आपको ये पूरे के पूरे जो प्रतिभूतियां है उनको आवंटित करना है। तो ये आवेदन राशि के प्राप्ति के 60 दिन के अंदर आपको क्या करना है, उनको प्रतिभूतियां या जो आपने सिक्योरिटीज जो उनको ऑफर की हुई है उसको आवंटित करना है। कितने दिनों के भीतर, 60 दिनों के भीतर। कब से ये 60 दिन गिने जाएंगे, जब आपके पास क्या आया हुआ है उनकी आवेदन राशि जब कंपनी के शेड्यूल्ड बैंक में, जो आपने बताई हुई बैंक है उसमें जमा हो जाती है, उसके 60 दिन के अंदर ही आपको क्या करना है, राशि यानी प्रतिभूतियों को आवंटित करना है। समझ लीजिए नहीं किया, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपको फाइन लगेगा, बराबर है। तो फाइन कितना लगेगा, फाइन लगेगा आपको
जितने की आवेदन की राशि है, जितना ऑफर दिया हुआ है उसकी जो राशि है, अमाउंट है उतनी या 2 करोड़ रुपए। जो ज्यादा से ज्यादा होगी, अधिकतम होगी, वो आपको क्या करनी पड़ेगी, किसको देनी पड़ेगी? अंशधारियों को। अरे क्यों भाई, अंशधारी क्यों देंगे? उसे किसे देना पड़ेगा? एक तो कंपनी, किसने इशू किया है? ये कंपनी ने। और उसमें गलती कौन कर रहा है? कंपनी कर रही। या तो प्रमोटर्स, जैसे कि ये कंपनी क्या है भैया, आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है, तो उन्होंने तो बताया था कि आपको इस तरह से करना है, इसलिए कंपनी तो नहीं जिम्मेदार ठहराई जाएगी। लेकिन कंपनी की तरफ से कोई त्रुटि है इस तरह के आवेदन पत्र देने में, तो जरूर कंपनी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कंपनी किस तरह से जिम्मेदार हो सकती है? उन्होंने अपना जो मेमोरेंडम, उन्होंने अपना जो आर्टिकल बनाया है उस वही त्रुटिपूर्ण है, तो ऐसे इसमें किसके ऊपर आएगा? पूरा का पूरा इस जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? कंपनी। दूसरा कौन है? प्रमोटर्स। फिर कौन है? डायरेक्टर्स। ये लोग क्या समझे जाते हैं? ये प्रमाणित लोग हैं जो कंपनी के बिहाफ में, यानी कंपनी के लिए जो काम करते हैं। इसलिए ये पेनल्टी किनके ऊपर बैठने वाली? इनके ऊपर। राशि क्या बताई मैंने? जो कि ऑफर जो आपने दी है उसमें जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो या तो 2 करोड़ रुपए, जो ज्यादा से ज्यादा होगा वो आपको क्या करना है? देना है। अगर इसमें भी आपने इस समय के भीतर भी आपने क्या किया है? डिफॉल्ट किया है, यानी अभी भी उनको पैसे उनके वापस नहीं दिए हैं, कितने दिनों में देने होंगे? 15 दिनों के भीतर। 60 दिनों तक के आपको क्या करना है? आवंटित करना है। कब से 60 दिन देखे हमने? आवेदन राशि की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर आपको क्या करना है? उनके एक तो शेयर्स को आवंटित करना है। अगर आवंटित नहीं किए तो आपको क्या लगने वाली है? पेनल्टी। और फिर ये 60 दिन के बाद 15 दिन के अंदर आपको क्या करना है? ये पूरी की पूरी अमाउंट जो आपने इन व्यक्तियों से, चयनित व्यक्तियों से आपने जो ली हुई है उसे आपको वापस करनी है। समझ में आ गया है? तो क्या क्या देखा हमने इसमें? आवंटन का समय देखा। आवंटन का समय हमने देखा आवेदन राशि के 60 दिन के भीतर आपको आवेदन करना है। अगर आप वैसा नहीं करते हैं, सॉरी, आपको क्या करना है? आवंटन करना है। आवेदन राशि के 60 दिन के अंदर आपको आवंटित करनी है पूरी की पूरी प्रतिभूतियां। अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी है, प्रमोटर है और डायरेक्टर्स है, इनको यानी कंपनी संचालक और एक प्रवर्तक, इन लोगों को क्या बैठेगा? फाइन। वो कितना होगा? आवंटन राशि के समान, यानी उतने बराबर, या तो 2 करोड़ रुपए। और अगर आपने वो नहीं किया है तो 15 दिन के भीतर आपको फिर से क्या करनी है? छुट्टी की पूरी अमाउंट वैसे भी आपको उन व्यक्तियों को वापस करनी है। चलो आगे देखते हैं और क्या है? व्यक्ति के नाम में ही प्रस्ताव या आमंत्रण। देखिए हम लोग ये प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, बराबर है, ये सार्वजनिक नहीं है। सार्वजनिक रहता, समझ लीजिए कि हम एक पत्र लिख रहे हैं जो सार्वजनिक है। आपके लिए नोटिसेस वगैरह आती है? बिल्कुल आती है। नोटिसेस में ये सभी विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को सूचित किया जाता है। आपका नाम आता है क्या उसमें? नहीं। क्यों? क्योंकि वह सभी के लिए है। लेकिन आपने फर्स्ट प्राइज लिया हुआ है तो ऐसा बोला जाता है सभी विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को फर्स्ट प्राइज मिला है तो आपने ये तारीख को आके अपना बख्शिश लेके जाना। ऐसा कभी देखा है क्या आपने? क्यों नहीं है? क्योंकि वो सार्वजनिक नहीं है, वो क्या है? प्राइवेट। तो ऐसे समय क्या किया जाता है? आपका पर्टिकुलरली नाम लिया जाता है और आपको बोला जाता है, जैसे आप कुमारी, ये लड़की, यानी समझ लीजिए नाम क्या रखे हम लोग? कुमारी अश्विनी, ठीक है। अश्विनी जो नाम की लड़की है अपने क्लास की, उसे क्या मिलने वाला है? ये इस तरह से प्राइज भी मिलने वाला है, प्रमाण पत्र भी मिलने वाला है। तो हम लोगों ने पर्टिकुलरली उस लड़की का नाम लिखा है क्योंकि वो सिर्फ उसी लड़की को मिलने वाला है। उसी तरह जैसे ये हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं तो हमने क्या लिखा हुआ है? चयनित समूह, यानी जिनका चयन किया गया हुआ है उन्हीं को हमें वो प्रमाण, ये जो लेटर है, ऑफर लेटर है, वो देना है। दूसरे और किसी व्यक्ति को देना नहीं है। इसलिए जरूरी क्या होगा? जिस व्यक्ति को हम लोग दे रहे हैं उसी का नाम
उस लेटर पे आना चाहिए जिसको हमने चयन किया हुआ व्यक्ति है, और हर एक व्यक्ति को उसके नाम के साथ ये पत्र जो है वो देना चाहिए। तो जनरल नहीं होने के वजह से आपको उस व्यक्ति के नाम से ही प्रस्ताव या आमंत्रण पत्र जो है वो देना होगा। दूसरा, कोई पब्लिसिटी नहीं। क्यों पब्लिसिटी क्यों नहीं चाहिए? अरे आपको किसी को बताना ही नहीं है, हम लोग इस तरह से प्रतिभूतियों को आवंटित करने जा रहे हैं, तो जब आपको बताना ही नहीं है तो पब्लिसिटी करोगे क्या? और पब्लिसिटी में नीचे लिखोगे कि किसी ने किसी को बताना नहीं है करके, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, सीक्रेट है, हाँ किसी को बताने नहीं, ऐसा बोल सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ऐसे जो निर्गमित किए जाने सिक्योरिटीज है उसकी कोई भी किसी को भी इसकी भनक नहीं पहुंचनी चाहिए। और भनक कब नहीं पहुंचती है? जब हम लोग उसके बारे में किसी और को बताते ही नहीं है। हम लोग सिर्फ किसको बताते हैं? जिसका हमने चयन किया है, सिर्फ उसी व्यक्ति को बताते हैं। इसलिए क्या करना है, हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेनी है कि इसकी कोई पब्लिसिटी हुई नहीं है। ठीक है। और फिर क्या है? रजिस्ट्रार की फाइलिंग। देखिए, जब हम लोग इनका चयन करते हैं तब इनका नाम जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है एक पुस्तक में, या तो समझ लीजिए इनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, उसमें पूरे के पूरे से जो भी डिटेल्स है उसको लिखा जाता है। और ये डिटेल्स हमें किसके पास फाइल करने हैं? रजिस्ट्रार के पास। ठीक है। और रजिस्ट्रार को ये बताना है कि हमने उन्हीं लोगों को लेटर दिया है जिनका नाम इस रिकॉर्ड में लिखा गया हुआ है। अन्य किसी भी व्यक्ति ने इस प्रतिभूतियों के लिए कंपनी की तरफ कोई भी आवेदन दिया हुआ नहीं है। ठीक है। तो ये फाइलिंग किसके पास की जाएगी? रजिस्ट्रार के पास। फिर अंशधारियों से पूर्व अनुमोदन। जैसे कि समझ लीजिए कि आपकी एक सार्वजनिक कंपनी है और सार्वजनिक कंपनी में सिर्फ 200 ही लोग रहेंगे क्या? नहीं, कितने लोग रह सकते हैं? 200 से ज्यादा भी रह सकते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? कितने लोगों का चयन करने वाले हो? सिर्फ 200 लोगों का। लेकिन आपको इसके लिए किसकी परमिशन लेनी है? पहले आपको अंशधारियों से पूर्व अनुमोदन लेना है, और वो भी कैसा लेना है? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ही लेना है कि हम ऐसी प्रतिभूतियों का आवंटन करने वाले हैं जिनका चयन किया जाएगा, और चयन करने के लिए आपके क्या क्या कंडीशंस होंगे वो भी आप वहाँ पे बताओगे। और ये रिजोल्यूशन कैसे पास होना जरूरी है? सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रिजोल्यूशन। समझ में आया है? फिर क्या है? प्रस्ताव आमंत्रण सीमित व्यक्तियों को, पहले 50, अभी कितने लोगों को दे सकते हो आप? एक साल में 200 लोगों को ही दे सकते हो। और आखिरी में क्या है? प्रस्ताव आमंत्रण के मूल्य पर निर्भरता। देखिए, मैं आपको एक इसके बारे में थोड़ा और विस्तृत जानकारी देना चाहूंगी। जैसे फेस वैल्यू जो है वो कितने भी हो सकती है, 10 रुपए भी हो सकती है, 20 रुपए भी हो सकती है, लेकिन कम से कम आपने कितने मूल्य के लिए करना चाहिए? 20,000। 20,000 के नीचे की फेस वैल्यू के लिए इस तरह का लेटर नहीं दिया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी दिया गया है, ये 10 रुपए का जो शेयर है वो आप 100 रुपए में भी मार्केट में इन लोगों को दे सकते हो। मार्केट में यानी जिनको चयन किया हुआ व्यक्ति है उन्हें आप कितने रुपए में दे सकते हैं? 100 रुपए में भी, लेकिन उसका मूल्य कितना समझा जाएगा? सिर्फ 10। समझ में आया है? अगर आप समझ लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसने कितने लिए है? 10, यानी ये फेस वैल्यू कितनी है उसकी? 10 है, और लिया है उसने 100। ठीक है। समझ लीजिए 1000 भी लिया है तो भी उसका मूल्य कितना हो गया? 10,000। समझ में आया? हो सकता है कि आप जितने इसमें बेच रहे हो ये 20 रुपए हो सकता है। 20 रुपए का है, 1000 प्रतिभूतियों के लिए उसने आवेदन पत्र दिया है, तो राशि हो जाती है 20,000। बराबर है, यानी जो न्यूनतम राशि बताई है 20,000, उस अमाउंट के हिसाब से वो आवेदन पत्र के लिए दे रहा है। लेकिन अमाउंट कितनी कंसीडर की जाती है? सिर्फ उसकी 10 रुपए। क्यों? फेस वैल्यू को देखा जाता है, मार्केट वैल्यू को देखा नहीं जाता है। तो इस तरह का अगर आवंटन हुआ होगा तो उसे समझा जाता है धारा 42 के अनुसार आवंटन किया गया हुआ नहीं है और उसे अवैध माना जाता है। समझ में आया? तो अगर आपकी फेस वैल्यू 20 है
और उस अंशधारी ने 1000 रुपए के लिए आवेदन दिया हुआ है, तो ये सही समझा जाएगा क्योंकि उसने कितने अमाउंट के लिए आवेदन पत्र दिया है, कितने मूल्य के लिए दिया है, 20,000, जो कि धारा 42 के अनुसार है। समझ में आया है? मेरे ख्याल से तो समझ में आना ही चाहिए। अगर नहीं समझा है तो आपके पास एक उपाय है कि आपने किसमें पूछना है, आपने आपके जो क्लासरूम है आपकी, उसमें आपके डाउट्स मुझे पूछने हैं और वो क्लियर भी करने। ठीक है? थैंक यू।